Hello guys, welcome to my YouTube channel and today I am going to discuss English question paper TGT English question paper 2016 को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमें एक अच्छा सा आइडिया होने वाला है कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के हैं गाइस। इन्हीं क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा और हो सकता है यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को, देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है गाइस कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए ही है, परसेवरेंस, PERSEVERANCE। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो वोवल साउंड है वो ट्रिपल ई और 1A है, ठीक है। ए लास्ट में है, रेंस में ए है और पर्स में जो है ई 3 टाइम ई साउंड आया है। और इसका मतलब होता है गाइस दृढ़ निश्चय। क्या मतलब होता है इसका? दृढ़ निश्चय, ऐसे दृढ़ निश्चय इसका मीनिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग, नेक्स्ट में पूछी गई है हेमरेज की करेक्ट स्पेलिंग। तो हेमरेज क्या होता है गाइस? अत्यधिक खून बह जाना होता है, अत्यधिक खून बह जाना या रक्तस्राव हम उसको कह सकते हैं। और हेमरेज की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी, HAEMORRHAGE। यही इसकी राइट स्पेलिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की करेक्ट स्पेलिंग एकोमोडेट। तो एकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए है गाइस। और जो एकोमोडेट है इसका जो मीनिंग होता है वो एक विशेष संख्या में जो लोग होते हैं उनके बैठने का एक प्रॉपर प्लेस होता है एकोमोडेट। तो एकोमोडेट इसकी राइट स्पेलिंग ए है, ACCOMMODATE। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है एफ्लोरेसेंस की गाइज। ये फूल फूलने का यानी कि फूल खिलने का एक समय होता है, एक निश्चित समय जो होता है फूल खिलने का, तो उसकी ये स्पेलिंग है एफ्लोरेसेंस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, EFFLORESENCE एफ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक चीज़ को याद रखना है कि डबल एफ इसके अंदर आएगा, सिंगल ओ जो वोवल साउंड है सिंगल ओ आएगा और 3 ई साउंड आएंगे, ई। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपको, आपकी स्पेलिंग करेक्ट आपको याद रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट स्पेलिंग रिमाइनिसेंट की पूछी है। रिमाइनिसेंट की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन डी है गाइज। और रिमाइनिसेंट का मतलब होता है किसी को याद करने वाला, स्मरण करने वाला किसी को। ठीक है, रिमाइनिसेंस मैं एक बार आपको बता दूं, स्मरण करने वाला, स्मरण ऐसे करने वाला। ठीक है, तो ये रिमाइनिसेंट ये है इसकी राइट स्पेलिंग, REMINISCENT रिमाइनिसेंट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइस एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पर हार्डली यहाँ पर एडवर्ब है गाइस, और ये जो इसका ऑप्शन बी राइट होगा गाइस। यहाँ पर ऑप्शन बी हैड सी इसके अंदर आएगा, हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पर ये एक सेंटेंस है इन्वर्जन का गाइस, और जो इन्वर्जन के सेंटेंस होते हैं उनमें जो है क्योंकि हैड सी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? वर्ब को सब्जेक्ट के पूर्व प्रयोग करने की क्रिया को ही इन्वर्जन कहते हैं, और वर्ब जो यहाँ पर सब्जेक्ट के पूर्व यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। यहाँ पर भी हमें करेक्ट वर्ब को, फ्रेज वर्ब को चूज करना है। द बॉस वांटेड टू नो, तो जो ये नो टाइप के जो वर्ड आते हैं, नो, डिस्कवर, वंडर, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड या फाइंड आउट करना, तो इनके बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं उसमें हाउ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हाउ आई हैड, यही इसका राइट आंसर होगा, हाउ आई हैड।
डन द जॉब, ठीक है। जहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम आंसर करते हैं हाउ आई हैड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, आई विश आई डैश ए किंग, क्या होगा इसका राइट आंसर? वर होगा या वाज होगा, एम होगा या शैल भी होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसको तो आप इजीली कर लेंगे। इसमें आई विश जहाँ पर इच्छा प्रकट होती है गाइस, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल, उसी का यूज़ करते हैं। तो आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के सेंटेंस होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर हमारी इच्छा प्रकट हो रही है तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है गाइस, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर है 9, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या होगा आपका राइट आंसर? सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वाटर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, सी आस्क्ड द चिल्ड्रन that they may not go near the water, या ऑप्शन सी, she urged the children that they might not go near the water, या फिर ऑप्शन डी, she warned the children not to go near the water। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर वो वॉर्न कर रही है चिल्ड्रंस को, ठीक है। क्योंकि ये एक रूल भी होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब हम बनाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार जो वॉर्न, ऑर्डर और रिक्वेस्ट आदि का हम यहाँ पर यूज करते हैं गाइस, ठीक है। और इसका एक जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉर्न प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब, इस तरह से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ही सेड, यहाँ पर देखिए 2 बार प्लीज प्लीज आया है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर लेना क्या होता है, एक तरह से बेग्ड करना होता है, ठीक है, भीख मांगने जैसा हो जाता है। ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम ए ब्रोकन रीड इज। ए ब्रोकन रीड इज जो इडियम है इसका मीनिंग पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है फर्टाइल अफर्ट, बी है रेयर, सी है अनरिलायबल, या फिर डी सडन ग्रेट शॉक। तो क्या होगा राइट आंसर? तो जो ब्रोकन रीड है इसका मतलब होता है किसी पर विश्वास करने योग्य जो ना हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो ऐसा व्यक्ति, तो उसे कहेंगे हम अनरिलायबल, ओके। इसका मीनिंग होगा अनरिलायबल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूज इज। तो गूज का जो मस्कुलाइन जेंडर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए ड्रॉन, ड्रेक, ऑप्शन सी गेंडर, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेंडर। जो गूज है उसका जो मस्कुलाइन होता है वो गेंडर होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट इसके अंदर नहीं है? चलिए, तो इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल प्रेजेंट बिकम ए सिंपल पास्ट, बिल्कुल ठीक है। द शेल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड, ये भी ठीक है। और सी ऑप्शन है, द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, क्या ये ठीक है? आप बताइए। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी, बिल्कुल चेंज होते हैं प्रोनाउन, जहाँ पर जरूरी होता है वहाँ पर प्रोनाउन का चेंज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विल को हम शैल में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चलिए यहाँ पर वर्ब से नाउन बनाया जा रहा है, ठीक है गाइस। एक एप्लीकेट वर्ब है और उसको नाउन बनाया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बताइए, एप्लीकेट का एप्लीकेशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेट, एबडक्शन, क्या ये राइट है? आप बताएंगे। एडॉप्ट, एडॉप्शन, ये बिल्कुल ठीक है। अफेक्ट, अफेक्टेशन, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि एब्डिकेट का एब्डिकेशन होना चाहिए जबकि, और यहाँ पर दिया हुआ है एबडक्शन जो कि रॉन्ग है, ओके।
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास और इनमें से कौन से वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर पूछी गई है। चलिए तो रेंडवॉयस या रेंड्यू या रेंडवूज या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट स्पेलिंग है गाइस रेंडवॉयस, ये ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन के हिसाब से कौन सा रूल करेक्ट नहीं है। व्हेन द रिपोर्टिंग इज इन द प्रिंसिपल वर्ब इन द पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज इनटू द कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, बिल्कुल ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, बिल्कुल ठीक है। द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी, ये भी ठीक है। वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, बिल्कुल यही गलत है गाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि टाइम और प्लेस तो चेंज होते ही हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग के हिसाब से जो है टाइम और प्लेस को भी चेंज किया जाता है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि नेवर चेंज, ये एकदम गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाँ, केस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड, ठीक है। नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशन विद ए फिनाइट वर्ब, क्या ये ठीक है। पोसेसिव केस डिनोट्स ऑनरशिप और पोसेशन, ये भी ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस डिनोट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है गाइस नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशन विद ए फिनाइट वर्ब, ये गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड द कॉर्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर, और पॉजिटिव बी है पॉजिटिव एडजेक्टिव डिनोट ए पार्ट ऑफ ए क्लास और ऑब्जेक्ट, और सी है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी काइंड और कंडीशन, और डी है प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है गाइस, प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है टीचिंग, ठीक है। वो क्या है यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरह का है वो, वर्बल नाउन है वो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या करेक्ट कॉन्क्रीट नाउन है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, टीचिंग के लिए यहाँ पर पूछा गया है गाइज। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस द अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन है, यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया नहीं है, लेकिन टीचिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि टीचिंग क्या है। तो ये एक वर्बल नाउन है क्योंकि नाउन के प्लेस पर टीचिंग को यूज किया गया है, ठीक है। टीचिंग इज ए साइंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। तो ये देखते हैं हम। प्राइमरी एक्सिलरीज में बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब इन सम केस, बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी एक्सिलरीज में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर, बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी एक्सिलरीज में बी यूज एज infinite फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ टू प्रेसीड देम, यस। तो ये जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ये पर्पज ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी इज टू डिनोट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन, ये इसका आंसर नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जो है होगा आंसर। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इनफ्लेक्सिव, लाइट भी चली गई है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। तो इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर, क्या दे है या फिर वन अनदर है या माई सेल्फ है या टू माई सेल्फ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस टू माई सेल्फ। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर हम देखेंगे इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का राइट आंसर हो जाएगा टू माई सेल्फ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। वी रेयरली सी ए लायन, वी स्कार्सली सी ए लायन,
ही प्लेड गुड, ही लिव्स माइजरली। तो क्या होगा राइट आंसर? तो मेरे हिसाब से होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि वी रेयरली सी लॉयन, क्योंकि हम लॉयन को ही कभी कभी देखते हैं, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है और वो हमें कभी कभार ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा? राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इन टू द रिवर, या वी वेंट नियर द स्टेशन, ही वॉज ए फेवरेट विद हिज फ्रेंड। तो गाइज यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पूछा गया, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर राइट इन इंक भी इनकरेक्ट है, ही थ्रू द स्टिक इन टू द रिवर भी इनकरेक्ट है, और ही वॉज ए फेवरेट विद हिज फ्रेंड ये भी इनकरेक्ट है। तो राइट जो इसमें सेंटेंस है ऑप्शन सी है, यही है राइट आंसर इसका, क्योंकि तीनों को तो हम इनकरेक्ट के लिए निशान नहीं लगा सकते, यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वी वेंट नियर द स्टेशन, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, यहाँ पर मिसमैच्ड कौन सा है? सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर एक सिंपल प्रीपोजिशन होती है, बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या ऑफ होती है, आप बताएंगे। और डिसगाइज प्रीपोजिशन ए एंड ओ होता है, ठीक है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन ल्यू ऑफ, इस तरह की होती हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा जो मिसमैच्ड है ऑप्शन बी, जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन नहीं होती है गाइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो करेक्ट है? चलिए, योर्स सिंसियरली बी, योर्स सिंसियरली इस तरह से, या फिर सी होगा या फिर डी होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? आप अपना स्कोर चेक करेंगे और मैं यहाँ पर आपको राइट आंसर बता दूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, योर्स सिंसियरली इस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल राइट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं गाइस, ध्यान से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा और एग्जाम से पहले इन्हें जरूर एक बार देखकर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है? एवरीवन शुड प्रे गॉड, या फिर ही रोट टू मी, ही रोट मी, या फिर ही सजेस्टेड मी दिस। तो क्या है आपका राइट आंसर? तब तक मैं बता दूं आपको कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है गाइज, ही रोट टू मी। ओके, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, यहाँ पर भी मिसमैच्ड पूछ लिया गया है गाइज। तो क्या हेमलेट 1601 में आया? यस। ट्वेल्थ नाइट 1601, यस। सिम्बलिन 1608, आप बताएंगे। द टेम्पेस्ट 1611, बिल्कुल ठीक है। तो गाइज ये जो सिम्बलिन है यही इसका मिसमैच्ड है। सिम्बलिन 1608 नहीं, टेम्पेस्ट के साथ ही आया 1611 में, क्योंकि ये लास्ट पेज में लिखा गया प्ले है इनका। ठीक है, चलिए जो ये सिम्बलिन है, ये इनका जो फर्स्ट एडिशन आया था उसी में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू ए प्ले, राइट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने कौन सा प्ले है उनका जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? क्या हेनरी 6 नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या हेनरी 8 नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। हेनरी 4 को भी लिखा है। क्या हेनरी 7 को उन्होंने लिखा है? आप बताएंगे। तो हेनरी 7 को ही उन्होंने गाइस नहीं लिखा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इन 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेन पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगनिस्ट। ठीक है, तो ये जो है एक मिनट गाइस, इन 1671 मिल्टन इश्यूज हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेन पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगनिस्ट। ये बिल्कुल ठीक है। पैराडाइज रिगेंड इज ब्राइफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लोस्ट, ये भी ठीक है। सैमसन एगनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, आप बताएंगे गाइस। लेसिडस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट इंस्पेंसेरियन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यही मिल्टन का इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम और प्लेस एक्शन को सबको दिखाया गया है। तो सैमसन एगनिस्ट के बारे में जो कही गई बात है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पर चलते हैं गाइस।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन के द्वारा कौन से एडजेक्टिव को फॉलो नहीं किया गया है? केयरफुल ऑफ ड्रेस, बी अनॉयड एट थिंग्स, या बिजी एट लेसन, या हॉरिफाइड एट द साइट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है गाइस, यही इसका जो है करेक्ट प्रीपोजिशन इसके साथ फॉलो नहीं की गई है। ओके, केयरफुल ऑफ ड्रेस नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एक मिनट गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ए डैश इज नेवर यूज टू शो ए सडन चेंज इन थॉट। ए डैश इज नेवर यूज टू शो ए सडन चेंज इन थॉट्स। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ए डैश इज यूज टू सेट ऑफ वर्ड इन अपोजिशन और एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी, ए caret is put below and aside the word or letter if some letter of word is to be inserted. A dash is used to summarize several subject all belonging to the same verb. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट जो आंसर है, ए डैश इज नेवर यूज टू शो ए सडन चेंज इन थॉट, यही इसका राइट आंसर है जो करेक्ट नहीं है डैश के बारे में, ठीक है गाइस। ये जो इसका ऑप्शन ए है, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि जो डैश होता है गाइस, डैश हमेशा समराइज करता है बहुत से सब्जेक्ट को जो बिलोंग करते हैं वर्ब से। ओके, तो इसलिए राइट ऑप्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट? तो कौन सी कंपेरिजन इसमें करेक्ट नहीं है? एज बिटर एज गैल, एज चेयरफुल एज बार्क, एज रेड एज चेरी, एज साइलेंट एज स्टार। तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि एज चेयरफुल एज लार्क। लार्क जो एक बर्ड होती है वो इतनी खुश होती है, तो उससे हम तुलना करते हैं खुशी की। वो इतना खुश है जैसे कि लार्क बर्ड होती है, लार्क नाम की चिड़िया होती है। यहाँ की बार्क यहाँ पर गलत लिखा हुआ है गाइस, ओके, रॉन्ग है ये। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस? जो एंटोनिम सीक्वेंस है उसके हिसाब से यहाँ पर कौन सा वर्ड गलत है? एक्विट का कन्विक्ट एंटोनिम होता है। हम्बल का नॉटी होता है, ये हॉटी लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पर नॉटी होता है ये, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, एक मिनट मैं इसको ज़रा सही कर दूँ पहले। देखिए ये नॉटी होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ग्रांट ऑर्डिनरी होता है ग्रांट का, ठीक है। और डिसोलेट का परकोलेट नहीं होता है, यही इसका रॉन्ग है, ठीक है। यही इसका रॉन्ग है, जो डिसोलेट है इसका परकोलेट दिया गया है, तो इसका ये रॉन्ग आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड सो डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी? ओके, और उनकी इमेच्योरिटी को शो करता है वो, ठीक है। तो कौन सा वर्क है इनका ये? तो जब पैशनेट पिलग्रिम है क्या रेप ऑफ द लुक्रिस है, या फिर वीनस एंड एडोनिस है, या नन ऑफ दीज? तो क्या होगा आपका राइट आंसर जो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है गाइस? ओके, तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। वीनस एंड एडोनिस को 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, और ये इनका जो वर्क है फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ हेयर इसको कहा गया है इनके इस वर्क को, क्योंकि इनका ये पहला वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, 35 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को कौन सा प्ले है इनका जो दिखाता है? तो द मैरी वाइफ विंडसर है, या फिर मिडसमर नाइट ड्रीम है, या फिर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, या विंटर टेल है? तो क्या होगा आपका राइट आंसर गाइज? आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। ये जो है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को जो है यहाँ पर शो करता है, डिपिक्ट करता है गाइस। तो ये थे 35 क्वेश्चन आज की वीडियो में, और नेक्स्ट बाकी के बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लगातार खुश रहिए गाइस, और स्टडी करते रहिए रेगुलर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।